हमारी फ़हरिस्त में अगला नाम है शहर की एक इंतहाई मोतबर शख्सियत। ये वो हज़रत हैं जिन्होंने 50 बरस पर मुहीत फैज़ान अहमद आज़मी साहब के साथ निभाया है। जब इन्होंने अपनी शुरुआत की थी तो मज़दूरों की आवाज़ रहे, आज भी उन्हें मज़दूरों की आवाज़ कहा जाता है। मेरी मुराद कॉमरेड असरार अहमद अंसारी साहब। मैं इंतहाई अदब से दरख्वास्त करता हूँ कि बराए करम वो आएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। आज के इस तहनीती जलसे के सदर फगाड़े साहब, डायस पर तशरीफ़ फरमा तमाम आफ्ताब महताब और आज के इस तहनीती जलसे के रूह रवां मेरे दोस्त जनाब फैज़ान अहमद आज़मी साहब, मुअज़्ज़ज़ सामीन, ख़वातीन व हज़रात, ये बिल्कुल सच्ची बात है कि आवामी ज़िंदगी में, पब्लिक लाइफ में एक तवील अरसा गुजारना, जैसा अभी बहुत सारे लोगों ने कहा, यासीन साहब तो दिल्ली और ना जाने कहाँ कहाँ पहुँच गए। उसका तज़किरा भी बहुत ज़रूरी था दिल्ली का, लेकिन मैं तो सड़क का आदमी हूँ। ज़मीनी हक़ाइक़, ज़मीनी सच्चाई की बात करता हूँ और मैं अपनी ज़मीनी सच्चाई की बात करूँगा। ये वो ज़माना था जब भिवंडी, ये समझ लीजिए कि 1975 और 80 के आसपास का वक्फा था। बड़ी कसमपुरसी के हालात होते थे लोगों के। मुझे अच्छी तरह याद है कि मंडई पर, गालबन वो नाम मेरे जहन में है, नौतन मेडिकल, अब शायद उसका नाम कुछ और हो गया है। बंगालपुरे का एक ख़ानदान उस मेडिकल को चलाया करता था। मंडई एक ऐसा सेंटर था जहाँ शहर के बहुत सारे लोग आके मिलते थे। उसमें मेरे ख्याल से एक नाम मुझे याद आ रहा है, वयास गुरु जी का भी, जो फैज़ान भाई के बड़े दोस्तों में थे, आज इस दुनिया में नहीं है। वहाँ पर हम खड़े होते थे, सरकारी दवाखाने का जो वाल कंपाउंड है उसके बीच, और बहुत से लोग आते थे। फैज़ान भाई, ये दवा की ज़रूरत है। तो नौतल मेडिकल में जेब में पैसे नहीं होते थे, एक अकाउंट चलता था उनका, और हर महीने तकरीबन उस ज़माने के एतबार से 3000 रुपये की मेडिसिन बहुत होती थी। हर छोटे बड़े लोगों को फैज़ान भाई उनकी ज़रूरत के मुताबिक मेडिसिन इशारा करते थे नौतन मेडिकल में कि भाई इनको दे दिया जाए, मेरे नाम पे लिख लीजिए। और वो बिल बाद में फैज़ान भाई जैसे तैसे दिया करते थे। तो उनका ये अंदाज़, एक कॉमन आदमी का अंदाज़, एक आम आदमी का, मुझे बहुत पसंद आया। मेरी मुलाकात तकरीबन 55 साल पुरानी है। मुसा मल्ला मस्जिद के पीछे निचले हिस्से में एक बहुत खूबसूरत चाल थी उस ज़माने में, जहाँ हाफिज़ सईद साहब रहा करते थे। आज वो लंदन वाले हो गए हैं, मेरे भाई थे। मैं उनके वहाँ जाता था और पड़ोस के किसी कमरे में फैज़ान भाई भी रहा करते थे। क्योंकि हाफिज़ सईद साहब मेरे खड़ादाद भाई भी थे और बहनोई भी थे। हमारी आलिया आपा ने मुझे भाभी साहिबा से मिलवाया, मरहुमा से, कि ये मेरे भाई हैं, इनका नाम कॉमरेड असरार है। तो वो मुझ कॉमरेड के नाम पर मुझे देख रही थी। बहरहाल कुछ ही अरसे के बाद इत्तेफाक ऐसा देखिए कि वो निज़ामपुरा शिफ्ट हो गए
और फारूकी साहब के पड़ोसी बन गए। गोल बिल्डिंग के बाजू वाली बिल्डिंग में रहने आ गए चंद सालों के बाद। मैं कम्युनिस्ट सीपीएम के ऑफिस में बैठता था, फैजान साहब वहाँ आने लगे और हम लोगों की उस तरह से दोस्ती बहुत मजबूत होती चली गई। दिल्ली तो नहीं, लेकिन मंत्रालय भी हम लोग जाया करते थे। एमएससीबी का मसला बहुत टेढ़ा था हमेशा एमएससीबी को लेकर के, और शायद 1977 की बात है, आप लोगों को याद हो कि लाहनू कोम यहाँ से पार्लियामेंट के मेंबर चुने गए थे, तो उसको लेकर के भी हमें फैजान भाई कई बार मंत्रालय गए। वो हमारा एमपी था, बहुत एक्टिव था, और लाहनू में खास बात ये थी कि बहुत बेजिगरी से लड़ता था। तो मैंने देखा कि हमेशा वो किसी न किसी प्रॉब्लम को लेकर के आगे की तरफ बढ़ते थे, एक आज़्म और एक हौसले के साथ, एक हिम्मत के साथ, क्योंकि हमारे पास कुछ था नहीं। शहर में गिने चुने पैसे वाले थे, आज तो बहुत पैसे वाले हो गए, हर गली में पैसे वालों की भीड़ है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उस जमाने में शहर में सिर्फ चुनिंदा पैसे वाले हुआ करते थे। जब 100 रुपये की बड़ी कीमत हुआ करती थी, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ। उस जमाने में फैजान आदमी हमेशा उनकी पॉकेट खाली हुआ करती थी। ज़रूरतमंदों को, हाजतमंदों को मेडिसिन से लेकर, दवाएं से लेकर दीगर तमाम चीज़ें, छोटे छोटे राशन, 5 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल, इस तरह बेशुमार लोगों को सुबह से शाम तक वो दिलाया करते थे, और बाद में वो पैसे उस दुकानदार को दिए जाते थे। इसका मैं गवाह हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है, एक मरतबा हम मंत्रालय गए, तो मालबार हिल का जो इलाका है, वहाँ किसी मिनिस्टर के बंगले में जाना था, और मिनिस्टर साहब कहीं बहुत बिजी थे। बहरहाल रात को 9 बजे आए, तो अंदाज हमारा वही होता था फैजान साहब का, बहुत तीखे नकूश में बात करते थे कि सर हमारे ये प्रॉब्लम्स हैं और हमको ये करके दीजिए। ऐसे उस ज़माने का फैजान आदमी बहुत बड़े बड़े काम को करते हुए मैंने देखा है, जिससे मैं शरीक रहा हूँ। मैं शहर को ये बताना चाहता हूँ कि वो ज़माना था जब गुलाम मोहम्मद मोमीन साहब मरहूम जिस हाल में हम बैठे हैं, और इब्राहिम मधु, दोनों के दरमियान बहुत नज़रियाती फ़र्क था, लेकिन शहर के मसाइल पर दोनों शख्स इत्तेफाक राय के साथ बात करते थे। ऐसी कई बैठकों में फैजान साहब और मैं, गुलाम मोहम्मद मोमीन साहब जो हमारे बुज़ुर्ग थे, इब्राहिम मधु जो मेरे बुज़ुर्ग थे, मेरे उस्ताद थे, सियासी ज़िंदगी मुझे लाने वाले वही हैं, इंतहाई सूझबूझ के मालिक। अभी कई लोगों ने इब्राहिम मधु के ख़ानदान का जिक्र किया, उनका अपना तस्करा किया, तो मैं ये बता दूं कि उस रवायत को जो गुलाम मोहम्मद मोमीन से मिली थी, जो इब्राहिम मधु से मिली थी, उसी रवायत को शहर के ज़रूरतमंद लोगों के लिए हम लोग आगे बढ़ाया करते थे। उस चिंतन में बहुत सारी कोशिशें हुई, बहुत सारे छोटी बड़ी तहरीकें चली। मैं तो बहुत मार भी खाया हूँ पुलिस की, जेल में भी रहा हूँ। वो एक अलग दौर था, जेल जाने से हम डरते नहीं थे। अब मेरा ये कहने का मतलब ये है कि पब्लिक लाइफ में, अवामी ज़िंदगी में फैजान आदमी का वो कारनामा है जिसका मैं शर्फजीत गवाह हूँ। हमेशा से बहुत स्कूल की फ़ीस उस ज़माने में 9 रुपया, 7 रुपया और 3 रुपया हुआ करती थी। बच्चों के पास फीस नहीं होती थी भरने के लिए,
वो शख्स कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिस में आकर मुझे पैसे दे के जाते थे कि असराट उन बच्चों को दे देना। कितना? 7 रुपया, 5 रुपया, 3 रुपये की फीस। कुछ महाराष्ट्रियन बच्चे कांबा गांव से, कांबा गांव कहाँ है ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, कांबा गांव से भी कुछ बच्चियां आती थी जो पीआर हाई स्कूल के किसी शोबे में पढ़ती थी। तो इस तरह के वो काम उस ज़माने में जब 50 रुपये और 25 रुपये की बड़ी अहमियत थी, बड़ी कीमत थी, फैज़ान आदमी ने हमेशा अपनी जेब से किया है, लोगों से मांग के दिया है। और इस तरह की तमाम चीज़ें उन्होंने की है आवामी ज़िंदगी में। बहरहाल वक्त की बड़ी किल्लत है। ये प्रोग्राम जब बन रहा था तो मैंने कहा था कि एक किताबचा निकाला जाए, एक सोनियर निकाला जाए, लेकिन बहरहाल वो इत्तेफाक नहीं हो सका। वो किताबचा या वो सोनियर आता आपके दरमियान तो यकीनन उसमें बहुत सारे मज़ामीन होते, बहुत सारी बातें होती। एक ही बात कहना चाहूँगा कि पब्लिक लाइफ में ईमानदारी के साथ उस आदमी ने हमेशा जिया है। और मैं हमेशा उनसे एक शेर उन्हें सुनाता था और कहता था, आप लोग भी सुन लें, कि मत देख कि दामन में गुल आए कि खार आए, मत देख के दामन में गुल आए कि खार आए, ये देख के गुलशन में किस तरह बहार आए। शुक्रिया। शुक्रिया कामरेड असरार अंसारी साहब। फैज़ान अहमद आज़मी साहब का जब भी तस्करा होता है तो पावर लूम, एमएससीबी, इलेक्ट्रिसिटी, मगर एक बात की तरफ उनकी लोगों की नज़र नहीं जाती जो उन्होंने तालीमी और समाजी खिदमात की तरफ भी अपनी खिदमात पेश की हैं। मेरी ये खुशनसीबी है कि इसका मैं गवाह हूँ। इत्तेफाक है कि मेरा भी एक सफ़र फैज़ान आज़मी दिल्ली का हुआ। जो अहम बात आज इस स्टेज के हवाले से मैं अपने उन नौजवान साथियों के हवाले करना चाहता हूँ, वो ये है कि फैज़ान अहमद आज़मी साहब का ये ख़ासा है कि वो कहीं डरे नहीं, दबे नहीं। दिल्ली के सफ़र में मैं उनके साथ, आप कह सकते हैं कि मैं एक बहैसियत असिस्टेंट गया था। उसकी वजह शायद जो मेरी गलत फहमी है वो ये है कि मुझे उतनी अंग्रेज़ी आती है जितनी शायद फैज़ान साहब को नहीं आती है। सैयदा हमीद जो इस शहर के दौरे पर आई थी, उनके ऑफिस में जाने के लिए उन्होंने ये ज़िम्मेदारी मुझे दी थी कि सलीम तुम उनके असिस्टेंट से बात करो, और मैं इंतहाई अदब के साथ I was trying to convince that lady that we came all the way from भिवंडी and she was denying our entry to her office। मैं फेल हो गया और फैज़ान साहब बड़े तमतराक के साथ ऑफिस में घुस गए। सैयदा हमीद को उनकी बात सुननी पड़ी और उसका नतीजा ये निकला कि वो भिवंडी के दौरे पर आई, और जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बनी तो उसमें उसका तस्करा रहा। सच्चर कमेटी रिपोर्ट में उनके दौरे को बड़ी अहमियत हासिल है। यहाँ पर मालेगांव से एक अहम तालीमी शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है। मैं इंतहाई अदब के साथ डॉक्टर मंजूर अयूबी साहब, सदर सिटीज़न एजुकेशन सोसाइटी को आवाज़ देता हूँ कि वो आएँ और फैज़ान अहमद आज़मी साहब के साथ जो उनके ताल्लुकात रहे हैं और अपने ख़यालात का इजहार करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आज के इस बामकसद प्रोग्राम के सदर होगाड़े साहब, जिस शख्सियत के ताल्लुक़ से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, फैज़ान आज़मी साहब, स्टेज पर बैठे हुए दीगर मुअज़्ज़िज़ीन और सामीन कराम,
बहुत सारे पेशरों मुकर्रीन ने बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने रखी, लेकिन मेरी पहली मुलाकात जो है फैज़ान साहब की सियासी तौर पे हुई। फारूकी साहब, मैं पहली दफ़े इनसे जब मिला, जब अबू आसिम साहब ने इनको लगाया कि मालेगांव शहर में समाजवादी का सदर बनाना है और डॉक्टर मंजूर हसन अय्यूबी से बात करो आप। मैं पहचानता नहीं था फैज़ान साहब को, मैं उनको नहीं बोल दिया। फिर उन्होंने मेरे सरपरस्त आमीन सिद्दीकी मरहूम, उनके ज़रिए जो है मेरे में फिर बात आई कि भाई तुमको इसमें काम करना है। मैं बोला नहीं, मेरे को कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ कि मैं मेरे कैंपस में 9 बजे सवेरे बैठे हुआ था और एकदम अचानक एक दिन फैज़ान साहब और यासीन साहब जो है वो मेरे ऑफिस में चले आए। मैं बोला यार कोई बात नहीं, कुछ नहीं। बोले कल हम लोग यहाँ पे पावर की एक मीटिंग में आए थे, तो हम सोचे कि आपके पास भी मुलाकात कर लें। जब ये मेरे ऑफिस में आए तो मेरे जहन में अचानक ये 4 मिसरे जो है आए कि तलातुम खेज़ मौजों में भी साहिल ढूंढ लेते हैं, और जो मंजिल की तरफ चलते हैं मंजिल ढूंढ लेते हैं, और जिन्हें सेरा नवर्दी की लगन और इखलास हो दिल में, वो दुनिया में ज़माने भर का हासिल ढूंढ लेते हैं। ये हमारे फैज़ान साहब हैं। इन्होंने कभी मालेगांव शहर को अलग नहीं किया। हमारे आज के जो सदर साहब है प्रताप उगाड़े साहब, इन्होंने कभी मालेगांव शहर को अलग नहीं किया। मुझको आज भी याद है कि जब पावर की बिजली फिक्स हुई थी और यहाँ पर मुंडे साहब ने ऐलान किया था, तो उसमें मालेगांव शहर का नाम शामिल नहीं था। अजीज मुकादम और मरहूम हारून बीए साहब ताबड़तोड़ जो है वो फैज़ान आज़मी साहब से मुलाकात किए और बोले कि ये इतने अहम मसले पर मालेगांव शहर का नाम नहीं है। आप फ़ौरन मुंडे साहब से बात की और मुंडे साहब को इस पर राज़ी किए कि मालेगांव शहर को उसमें शामिल करना चाहिए, क्योंकि मालेगांव शहर भी जो है उसके वैसे ही मसाइल हैं जैसे भिवंडी के और इचल करंजी के मसाइल हैं। मैं बतलाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि मालेगांव शहर और भिवंडी के शहर के सनती मामलात को अगर एकजुट रखने का कोई शख्सियत काम कर रही है या एक तरीके से दोनों को मिलाने का काम कर रही है, वो शख्सियत जो है वो फैज़ान आज़मी साहब है। आप सोचिए ना, हम अलग अलग अगर इसी तरीके से अपने खाने में बटे रहेंगे, हमारे मसाइल कभी नहीं हल होंगे। मैं एकदम मामूली से अपना ज़ाती मसला टोरेंट का भी का बताता हूँ। तकरीबन 15-20 दिन पहले का मैं भिवंडी आया हुआ था और अचानक मैं मेरे जहाँ मैं रुकता हूँ वहाँ गया तो मालूम हुआ कि भाई वो बिजली कट गई है। तो मैं मालूमात लिया, बोला क्या बात है, तो बोले वो बिल भरा नहीं होगा। मैंने रात को 2 बजे वो बिल भर दिया और उसके बाद 2-3 दिन तक मुसलसल ऑफिसर से कांटेक्ट करता रहा। बोले कल 8 बजे लगेगी, 4 बजे शाम में हमारा ऑफिसर आएगा। मैं एक दिन यासीन साहब को फ़ोन किया, मैं बोला यार सही में टोरेंट के ताल्लुक से जो पेपर में आता है, आज मुझको एहसास हुआ कि ये लोग सही में बदमाशी करते रहते हैं। बोले कोई घबराने की बात नहीं, अपन फैज़ान आज़मी साहब के पास चलते, अभी हल हो जाएगा। मैं उनके पास गया, 2 मिनट में मामला हल हो गए। कहने का मतलब ये है कि हम इसी तरीके से कभी मालेगांव शहर, भिवंडी और इचल करंजी, इनके मसाइल को यकसा करके अगर जैसा फैज़ान साहब लेके चलते रहते हैं, अल्लाह ताला उनको उम्र दराज दे, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, वो इन मसाइल को इसी तरीके से हल कर लेंगे। 1 तारीख से 8 या 10 या 12% GST का मामलात आने वाले हैं, उसमें हमको आपको फिर एकजुट होकर लड़ाई लड़ना है। तो पावर के ताल्लुक़ के साथ साथ जो है फैज़ान साहब दूसरे बहुत सारे मसाइल पे भी जो है वो हमारे साथ बराबर लड़ते रहते थे, और साथ ही साथ हमारे अध्यक्ष भी जो है वो उसके अंदर काम करते रहते थे। मैं तो ये बात समझता हूँ और ये बात जानता हूँ फैज़ान साहब कि खुलूस मेरे मुरव्वत से बात बनती है और जलाए दर्द का रिश्ता ये रात ढलती है। किसी के वास्ते 2 गाम चल के देख ज़रा, ज़माने भर की खुशी कैसे दिल को मिलती है। खुदा हाफिज़।
दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। दूसरा एक पहलू और बताता चलूं, एक लड़का है याहिया मोमिन, जिसने फार्मेसी में एमएस किया है। आज वो बेंगलोर की एक बहुत बड़ी कंपनी में बहैसियत मैनेजर अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। जब उसने बीफॉर्म कंप्लीट कर लिया था, उसके एडमिशन के लिए जो रिज़ल्ट है वो 2 दिन लेट था, और चंडीगढ़ के जिस कॉलेज से वो एमएस करना चाह रहा था, उनके क्राइटेरिया में वो लास्ट डेट थी कि अगर उस दिन उसका रिज़ल्ट सबमिट नहीं हुआ तो वो अपने दाखिले से महरूम हो जाएगा। उस बच्चे को लेकर जब फैज़ान अहमद आज़मी साहब के पास हम पहुँचे तो मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही कि वो फ़ौरन जो महाराष्ट्र के एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके पास गए और उसने कहा कि इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू डिक्लेयर द रिज़ल्ट बिफोर द डेट। लेकिन फैज़ान अहमद आज़मी साहब का जो अंदाज़ है, जो उनमें निडरपन है, वो बहुत कम लोगों में मैंने देखा है। बल्कि ये कहूँ तो गलत ना होगा कि आज की जो नौजवान नस्ल है, बशमूल मेरे, हम में वो हिम्मत नहीं है। उस हिम्मत को मैं सलाम करता हूँ। और एक कॉन्फिडेंशियल इन्वेलप में उसका रिज़ल्ट दिया गया और वो बच्चा इमरजेंसी फ़्लाइट पकड़ करके चंडीगढ़ गया, उसका एडमिशन हुआ और सारे बच्चों के रिज़ल्ट 2 दिन के बाद डिक्लेयर हुए थे। तो ये तालीमी मैदान में भी जो उनका एक कारनामा है वो शायद बहुत कम लोगों की नज़रों के सामने आया। चूँकि मैं गवाह हूँ तो मैं चाहता था कि ये बात आपके गोश गुजार कर दूँ। शहर की एक शख्सियत जिसका तस्करा करते हम नहीं थकते, अगर ये कहूँ कि इस हॉल की कोई तकरीर उनके नाम के बगैर नहीं रहती, मेरी मुराद ग़ुलाम मोहम्मद मोमिन साहब। उनके फ़र्जंदों ने जो नुमायाँ कारनामे अंजाम दिए हैं, जो शहर को ग़ुलाम मोहम्मद बीए ने दिया है, वो किसी से छुपा नहीं है। उन्हीं के बेटे डॉक्टर असरार अहमद मोमिन, जिन्होंने इस शहर के सर्दो गर्म को बहुत करीब से देखा है, और अगर ये कहूँ कि यहाँ की जितनी तहरीकें रही हैं उसमें वो सामने तो हो सकता है कि शरीक ना रहे हों, लेकिन पर्दे के पीछे से वो बराबर शरीक रहे। वो भी इस मौके पर अपने दोस्त के साथ बिताए हुए लम्हे और अपने ताल्लुकात का इजहार करना चाहते हैं इंतहाई अदब के साथ। मैं डॉक्टर असरार अहमद मोमिन साहब को इस बात के साथ आवाज़ देता हूँ कि सर, वक्त की कमी है। आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड आवर प्रॉब्लम। सदर जलसा प्रताप राव जी, मेहमान खुसूसी, मुंतज़मीन और सामीन हजरात, मेरा नाम तो तकरीर करने वालों के लिस्ट में नहीं था, लेकिन फैज़ान भाई के पड़ोसी होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ हो जाता था कि पड़ोसी के बारे में भी कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने पेश करूं। 1971-72 में जब मैंने दरगाह रोड पे अपना दवाखाना शुरू किया था, तब फैज़ान भाई की पहली मुलाकात मेरे अज़ीज़ दोस्त मरहूम नईम पठान के साथ हुई थी, जो उनके भी बहुत अज़ीज़ दोस्त थे। और इत्तेफाक से 3 दिसंबर 1999, आज 22 साल हो गए, 3 दिसंबर को आज उनका इंतकाल हुआ था। और वो फैज़ान भाई के बहुत ही अज़ीज़ दोस्त थे और वो सुपर कंपनी में अक्सर उन्हीं के घर पर और फैक्ट्री में फैज़ान भाई से मुलाकात हुआ करती थी। और उसके बाद से तो जो फैज़ान भाई का सियासी, समाजी और जो सफ़र था, इंडस्ट्रियलिस्ट और वो सब होता रहा। लेकिन वो सब बातें तो आपको लोगों ने बताई, अभी सावला साहब ने बहुत डिटेल में बताई कि भाई वो फैज़ान कंपाउंड उनके लिए कितना जो है लकी साबित हुआ।
तो मेरी फैज़ान भाई से शिकायत है कि एक आध गाला हमको क्यों नहीं दे दिए भाई वहाँ तुम। तो दो तीन बातें मैं आपसे सिर्फ जिक्र करूंगा जो आप लोग नहीं जानते होंगे। किसी ने अभी कहा कि फैज़ान भाई, एडवोकेट सलीम ने कहा कि बहुत बेबाक थे, तो उनकी बेबाकी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। 1974 में म्यूनसिपैलिटी का एक इलेक्शन हुआ था जिसमें डायरेक्ट प्रेसिडेंट चुनने का प्रोविज़न था कि डायरेक्ट प्रेसिडेंट, हर आदमी 2 वोट डालेगा, एक अपने वोट काउंसलर के लिए और एक डायरेक्ट प्रेसिडेंट के लिए। फैज़ान भाई उस वक्त मुस्लिम लीग में थे। बहुत कम लोग जानते होंगे कि मुस्लिम लीग में भी उन्होंने एक ज़माने में शिरकत की थी और मुस्लिम लीग की तरफ से वो इलेक्शन लड़ा था। तो एक मीटिंग में ज़ियाउद्दीन बुखारी के साथ उनका बहुत झगड़ा हो गया। फैज़ान भाई और उनके चंद दोस्त ये कहते थे कि प्रेसिडेंट के लिए मुस्लिम लीग ने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करना चाहिए, बल्कि गुलाम मोहम्मद मोमिन को सपोर्ट करना चाहिए। वो दंग रह गए कि मैं एमएलए, उस वक्त वो एमएलए थे और यहाँ का इंचार्ज, और ये लोग जब मेरे ख्याल में 28-30 साल की उम्र रही होगी उनकी, 30-32 साल की उम्र रही होगी। उस मीटिंग में बहुत हंगामा हुआ। खैर जो बातें हुई, लेकिन उस वक्त फैज़ान भाई और सब लोगों का बहुत चर्चा हुआ कि इन लोगों ने किस तरह से एक हिम्मत से एक मुस्लिम लीग के जो भी रिप्रेजेंटेटिव मन्नात वाला साहब ने भेजा था उससे लड़ाई करके अपनी बात को रखा। दूसरी बात एक ये मैं बताना चाहता हूँ कि फैज़ान भाई ने बहुत सारी सियासी पार्टियों के जो हैं का जायका और लुत्फ़ लिया है। ये आप भी जानते हैं, मुस्लिम लीग है, कांग्रेस शरद पवार है, कांग्रेस आय है, समाजवादी है। मैं यहाँ पे मुंतज़मीन में काफ़ी कॉमरेड्स को देख रहा हूँ, वही एक पार्टी है जो फैज़ान भाई ज्वाइन नहीं किए हैं। हाँ, शिवसेना में नहीं गए, शिवसेना में नहीं गए। बीजेपी नहीं, मतलब वो एक पार्टी है जो आज जो उनके मुंतज़मीन खड़े हैं। तो 1987 की मैं एक बात बताना चाहता हूँ। 1987 में मैं भी उस वक्त कॉरपोरेटर था और मुस्लिम टर्म्स में प्रेसिडेंट का उतारना चढ़ाना जारी रहता है। ये हमने देखा था कि म्यूनसिपैलिटी में जो है मुस्लिम टर्म्स में एक काफ़ी प्रेसिडेंट बनते हैं, उतरते हैं। तो रशीद भाई मुस्कुरा रहे हैं। हम अपने दौर की बात बताता हूँ। रशीद भाई आपको नहीं मालूम होगा, आप हमारे साथ नहीं थे उस वक्त। तो हम एक प्रेसिडेंट रऊफ़ अंसारी साहब थे जिनको नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए उतार लिया गया। तो कांग्रेस के ऑफिस में एक मीटिंग हुई ये मालूम करने के लिए कि ये क्या वजह से ये जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट उतर गया। उतारने वाले वही कांग्रेस के लोग थे, लेकिन जो उतरने के बाद मीटिंग में भी वो लोग जायज़ा लेने के लिए बैठे थे। उस वक्त मीटिंग में फैज़ान भाई खड़े हो गए, बातें हो रही थी, ऐसा हुआ वैसा हुआ। फैज़ान भाई ने बोला ये सब बकवास है, तुम लोग बैठे हो, तुम लोगों ने रऊफ़ अंसारी को गिराया है, समझे। जो जनाजे में मैयत को कंधा देने आए हो उसका मर्डर तुमने किया है वो आदमी का, समझे। फैज़ान भाई आपको याद है कि नहीं? हाँ, मुझको जब मैं मीटिंग में था, जब मैं हमेशा फैज़ान भाई को याद दिलाता हूँ कि भाई फैज़ान भाई आप कैसे, क्या मैं नाम नहीं लूँगा, उस वक्त के जो लीडर थे वो पतली गली से भाग गए, आप समझे ना, मीटिंग छोड़ के। और मगर साहब बोले, मुझको बोलने लगे, अरे डॉक्टर साहब मना करो ना फैज़ान भाई को, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। मैंने बोला आस्ते से बोल दिया, सच ही तो बोल रहे हैं, समझे कि नहीं। तो ये बातें जो थी ये उनकी बेबाकी की एक दलील थी। तीसरी बात, मुझको टाइम जो है बहुत कम जो दिया गया इसमें, ये कि ये जीवट हैं, जीवट। मैं एक डॉक्टर के हैसियत से बोलता हूँ, बहुत चंद साल पहले लगभग 11:30 बजे दिन में जावेद फैज़ान भाई को लेकर आए एकदम कोलैप्स कंडीशन में। अब एक पेशेंट के बारे में मुझको बोलना चाहिए कि नहीं डॉक्टर की, मगर ये कोई राज की बात नहीं है। मैं उस वक्त नीचे था ममता में, मैंने बोला ये तो बहुत ही हैज़ लॉस्ट लॉट ऑफ ब्लड।
अब ये तो बहुत ही कोलैप्स है, नो पल्स नो बीपी। देखो जावेद, मैंने बोला जो कुछ भी मैं करता हूँ अभी मैं करता हूँ, जो भी इंजेक्शन वगैरह देना है, ड्रिप देना है, आईवी लाइन चालू करना है, बट इनको किसी भी तरह के एक टर्शरी सेंटर में ले जाना चाहिए, मगर बहुत ही क्रिटिकल हैं, बहुत ही क्रिटिकल हैं। जावेद ने बोला कहाँ ले जाएं, मैंने बोला देखो सबसे अच्छा यहाँ पे भी अभी कहीं करेंगे तो घंटे 2 घंटे बाद हो सकता है कि आपको बॉम्बे ही भेजें, तो इंशाल्लाह अल्लाह का नाम ले के आप बॉम्बे हॉस्पिटल ले जाओ, मैं वहाँ फ़ोन करता हूँ। और उसी वक्त जावेद ने बोला डॉक्टर साहब आप जैसे बोलते हो वैसे करेंगे, गाड़ी एम्बुलेंस जो भी अरेंज करना था, ये लोग क्या स्पीड से क्या गए, वहाँ आईसीयू रेडी थी, इनको लिए कितने यूनिट ब्लड डाले इनको। एंड एज अ सीनियर डॉक्टर गांव के आज मुझे फ़ख्र है कहते हुए कि आज मैं सबसे सीनियर डॉक्टर हूँ। मैं आज भी जब उस मंज़र को याद करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि ये जीवट है और अल्लाह का इतना करम है, इसी वजह से वो आपके बीच में बैठे हुए। इस बात का तो खुद फैज़ान भाई बताएंगे कि वो कुछ होश नहीं था उनको और कैसे क्या हुआ, बट ही सो फाइन। और सबसे आखिर में ये तहनीती जलसा रज़िया आपा के मेंशन किए हुए बगैर ये कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि उनके जैसी शरीक हयात फैज़ान भाई को मिली तो उनको एक आज़ादी मिल सकी कि वो समाजी और दूसरी सारी खिदमात में, पॉलिटिकल लाइफ में वो आगे बढ़ें। उनको पूरा सपोर्ट घर में बच्चों के लिए, सारी चीज़ों के लिए हमारे रज़िया आपा का था। लोग फैज़ान भाई को बॉस बोलते थे, लेकिन डॉक्टर असरार और जैसा कि सावला साहब ने भी किया, हम लोग सब जानते थे अच्छी तरह के घर में बॉस कौन है। तो अल्लाह एकदम सही बोला, हाँ एकदम सही बोला। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लंबी उम्र दे। और जैसे ये किसी नबी मुकर्रिर ने कहा था कि ऐसा किया करते थे वैसा किया करते थे, आज मैं फैज़ान भाई से ये कहूँगा कि वो किया करते थे छोड़ो, आप फिर से शुरू करो। बहुत ही ज़रूरत है हर मैदान में काम करने के लिए। यंगस्टर्स आपके साथ हैं, हम सब इनके सेहत के लिए दुआ करें और इनके डॉक्टर की सेहत के लिए दुआ करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मालेगांव से आए हुए हमारे इंतहाई अहम मेहमान और फैज़ान अहमद आज़मी साहब के देरीना रफ़ीक अलहाज अज़ीज़ मुक़ादम साहब से मैं दरख्वास्त गुज़ार हूँ कि बराए करम तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। आप अच्छा देखिए, जो अज़ीज़ मुक़ादम साहब को जानते हैं उन्हें पता है कि उनकी आवाज़ जो है बड़ी दूर तक जाती है, लेकिन आज कुछ आवाज़ के लिए उनका थोड़ा सा मसला है। लेकिन भिवंडी वाले उन्हें उतनी ही मोहब्बत से सुनेंगे जितने वो इससे पहले पेशरो मुकर्रिर को सुन चुके हैं। अलहाज अज़ीज़ मुक़ादम साहब, आपकी समाअतों के हवाले। हाज़रीन, 10 मिनट टाइम दिया गया है, मैं 2 मिनट बोलूँगा। फैज़ान आज़मी साहब, हमारे प्रताप अखाड़े साहब आज अध्यक्ष हैं, वो भी पावर लूम के मसाइल पर हम वक्त आवाज़ उठाते हैं। हमें इस बात पर फख्र है कि हमने फैज़ान आज़मी साहब जैसा रहनुमा चुना पावर लूम के काम करने के लिए। मैं मुबारकबाद देता हूँ हिलारी एसोसिएशन वालों को, सुमरिया बरादरान को, एडवोकेट मोमिन, कामरेड इसरार, शलील अंसारी को। इन्होंने फैज़ान आज़मी का हौसला बढ़ाया, नहीं तो इनकी राहों में बहुत पत्थर भी बिछाए गए। मैं उनके बारे में इतना कहूँगा कि एक्साइज की तहरीक हो, माथाड़ी कामगार का मामला हो, फिक्स बिजली बिल हो, हर वक्त
गली से दिल्ली तक आवाज उठाकर इस शख्स ने लोगों के दिलों में जगह बनाई है। उसे नहीं है खुद अपने ही कद का अंदाजा, उसे नहीं है खुद अपने ही कद का अंदाजा। वो आसमां है मगर सर झुका के चलता। तमाम लोग एहलियाने भिवंडी से कहूँगा कि पावर लूम एक्शन कमेटी मालेगांव को भी फख्र हासिल है कि हमने इनका जगह जगह साथ दिया। और आप, मैं भिवंडी के तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि कितनी उम्र बाकी है खुदा जानता है, और जो काम लेना है इनसे ले लो। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, इस प्रोग्राम का इनेकाद करने वालों को मुबारकबाद देता हूँ कि यह प्रोग्राम तो 15 साल पहले हो जाना चाहिए था। तमाम लोगों को, प्रोग्राम करने वालों को मुबारकबाद, भाईजान साहब को मुबारकबाद, मुंतजिम को मुबारकबाद, मालेगांव पावर लूम एक्शन कमेटी की जानिब से जय हिंद। हज़रात, आपने अलहाज अब्दुल अज़ीज़ मुक़ादम साहब की आवाज़ से यह अंदाज़ा लगाया होगा कि सख्त अलील होने के बावजूद उन्होंने आज फैज़ान अहमद आज़मी साहब की खिदमत का एतराफ़ करने के लिए मालेगांव से भिवंडी का सफ़र किया है। हम उनके इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं। आज के हमारे वक्ताओं में आखिरी नाम है माननीय श्री विनोद रायशी मालदे साहब का है। पावर लूम उद्योग से जुड़े लोग मालदे साहब को बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, लेकिन आम जनता भिवंडी की उनके कामों से पूरी तरह वाकिफ़ इसलिए नहीं है कि वो अपने कामों का कभी भी चर्चा नहीं करते। आप किसी अखबार में, किसी टीवी चैनल पर विनोद मालदे साहब के कामों के मुतालिक ना पढ़ा होगा, ना आपने कहीं देखा होगा। विनोद मालदे साहब अरहम अनमोल प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू करने से पहले पावर लूम सनत से जुड़े थे। एविनॉन सिंथेटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के वो डायरेक्टर थे। बहुत बड़े पैमाने पे कपड़े का उनका कारोबार था, जो आज भी जारी है। मालदे साहब अखिल भारत गुजराती समाज महाराष्ट्र के वाइस प्रेसिडेंट हैं। मालदे साहब ने गुजराती समाज, अखिल भारत गुजराती समाज के ज़ेर एहतमाम उसकी जानिब से कोविड के ज़माने में, जब पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा हुआ था, उस ज़माने में उन्होंने जो काम किया है, ज़रूरतमंदों को अनाज पहुंचाने का, ज़रूरतमंदों को उनके मकाम तक पहुंचाने के लिए सरकारी बसों का इंतज़ाम करने का, ज़रूरतमंदों को उनके वतन पहुंचाने के लिए रेलवे स्टेशन से स्पेशल ट्रेनों का इंतज़ाम करने का, रास्ते में उनके पूरे सफ़र में जितना वक्त लगना हो उतने वक्त के खाने पीने का इंतज़ाम करने का, इतना बड़ा काम उन्होंने किया कोविड के ज़माने में। और उसके साथ ही हलारी ओसवाल समाज का जो हॉल अंजुर फाटे पे है, इनकी कोशिशों से इन्होंने वहाँ पर कोविड सेंटर कायम किया। हज़ारों की तादाद में कोविड से ग्रस्त, कोविड ज़दा लोग इनकी निगरानी में वहाँ से सेहतयाब होकर अपने अपने घरों में, अपने अपने परिवार में गए। मालदे साहब आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं बहुत साफ अल्फाज में अक्सर ये बात कहता हूँ, उम्र में वो मुझसे बहुत छोटे हैं, इसके बावजूद मेरा उनका ताल्लुक़ तकरीबन 20 बरस का है। और इस 20 बरस में
मैं इस कम उम्र शख्स से मैंने बहुत कुछ सीखा है ज़िंदगी गुजारने का, ज़िंदगी बिताने का, और अवामी खिदमत का जज्बा जो उनके दिल में है उससे भी मैंने बहुत कुछ महसूस किया है, बहुत कुछ सीखा है। मालदे साहब एक तरह से मेरे सरपरस्त हैं, एक अरसे से हैं। फैज़ान साहब के साथ साथ उनका भी ताउन मुझे हासिल रहा है। मैं बहुत ही अदब के साथ, बड़े ही एहतराम के साथ उनसे विनती करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि वो कृपया माइक पर आएँ और आज फैज़ान अहमद आज़मी के संबंध में अपने अनुभव और अपने विचार यहाँ रखें। विनोद मालदे साहब को ज़ोरदार तालियों से उनकी खिदमत के एतराफ़ में जय महाराष्ट्र। डाइस पे विराजमान होगाड़े साहब, यासिन मोमिन साहब, आज जिनको हम लाइफ टाइम अचीवमेंट से जो नवाजित करने वाले हैं, ऐसे हमारे गुरु फैज़ान आज़मी साहब, जयेंद्र भाई और रतिलाल सुमरिया जी, और डाइस पे पधारे सारे मान्यवर, और यहाँ पे भिवंडी शहर और टेक्सटाइल उद्योग के चिंतित सारे लोग, मुझे आज अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि महाराष्ट्र के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और महाराष्ट्र स्टेट पावरलूम फेडरेशन के अध्यक्ष सम्माननीय श्री फैज़ान अहमद आज़मी साहब और उनके निस्वार्थ सामाजिक कार्यों पर दो शब्द बोलने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि फैज़ान भाई ने पावरलूम उद्योग और उस उद्योग से जुड़े असंख्य लोगों की समस्याओं के समाधान और करोड़ों लोगों की रोजी रोटी देने वाला इस उद्योग के विकास के लिए जो प्रयत्न किया है वह पावरलूम उद्योग के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे डाइस पे और नीचे से भी फैज़ान भाई के लिए काफ़ी शब्द बोले हैं। मैं उसमें से ज़्यादातर कोई रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन समय के अनुरूप फिर भी उसी के अंदर से एक्साइज और पावर बिल, ये दो पे मैं प्रकाश डालूँगा। जिस समय केंद्र सरकार ने पावरलूम उद्योग को उत्पाद शुल्क लागू करके इस उद्योग से जुड़े देश के करोड़ों पावरलूम मालिकों और कपड़ा व्यापारियों की नींद हराम कर दी थी, उस वक्त भिवंडी शहर के सारे एसोसिएशन, हालारी पावरलूम एसोसिएशन के सारे पदाधिकारी और उस समय के तत्कालीन हमारे यहाँ के भिवंडी तालुका के आमदार श्री रशीद ताहिर साहब, उनके साथ में मिलके उस उद्योग से जुड़े लोगों को उस समस्या का उत्पाद शुल्क विरोधी समिति के माध्यम से मुझे केंद्र सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध फैज़ान भाई के साथ काम करने का अवसर मिला और उन्हें करीब से समझने का मौका मिला था। उस ऐतिहासिक देशव्यापी आंदोलन में फैज़ान भाई की काम करने की ऊर्जा देखकर मुझे आश्चर्य हुआ था। और उस समय एक हमारे डॉक्टर साहब ने अभी बोला था कि फैज़ान भाई सिर्फ दो पक्षों में नहीं गए हैं, तो मैं अभी डॉक्टर साहब को भी बोलता हूँ कि फैज़ान भाई उसी पक्षों में जाके, तब तत्कालीन सरकार थी बीजेपी की, और फैज़ान भाई हमारे रशीद भाई के साथ में अगुवाई में दिल्ली में दिल्ली में अनेक सांसदों और माननीय श्री शरद पवार साहब के कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों के साथ उन्होंने विस्तार के साथ फैज़ान भाई ने पावरलूम मालिकों और व्यापारियों की समस्याओं को बयान किया था, और फलस्वरूप केंद्र सरकार को पावरलूम उद्योग पर से उत्पाद शुल्क हटाने का निर्णय लेने पर मजबूर होना पड़ा था। ये फैज़ान भाई का मेरी नज़र के सामने उनको नज़दीक से जाना था, और उस समय का ये हमारे सामने एक फल था कि भारत भर के कपड़ा उद्योग पे से, छोटे छोटे लोगों पे से एक्साइज का जो है अगर सदंतर नाबूदी हुआ था, तो उस टाइम पे फैज़ान भाई की भी अगुवाई बहुत आगे थी। मुझे याद है जब फैज़ान भाई ने प्रति पावरलूम 100 रुपये फिक्स बिजली बिल लागू करने का आंदोलन शुरू किया था, तब किसी को भी विश्वास नहीं था कि महाराष्ट्र सरकार फैज़ान भाई की यह मांग पूरी करेगी।
लेकिन कुछ ही दिनों में फैजान भाई का वह आंदोलन भिवंडी की सीमा से निकलकर महाराष्ट्र के उन सभी शहरों में फैल गया जहां पावरलूम चलते हैं। फैजान भाई के इस राज्यव्यापी आंदोलन की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने इस मांग को भी पूरा किया। फैजान भाई के इस आंदोलन की सफलता का सबूत यह है कि राज्य सरकार ने इस मांग को पूरा करने की घोषणा मंत्रालय से नहीं बल्कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री स्वर्गवासी गोपीनाथ मुंडे और राज्य के अन्य मंत्री स्वयं भिवंडी पधार कर एक भव्य कार्यक्रम में फैजान भाई की इस मांग को पूरा किया था और महाराष्ट्र में प्रति पावरलूम के लिए प्रति महीना 125 रुपये फिक्स बिजली बिल लागू करने की घोषणा की थी। ये भी फैजान भाई का एक बहुत बड़ा भिवंडी शहर के लिए उपहार है। हमें इस बात को कबूल करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि फैजान भाई ने अपनी पूरी ज़िंदगी जनसेवा के लिए, पावरलूम उद्योग के लिए, विकास के लिए और पावरलूम उद्योग से जुड़े लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए समर्पित कर दी। इस अवसर पर मुझे एक कविता की एक पंक्ति, सिर्फ छोटी सी एक पंक्ति याद रही है कि ऐसा कहाँ से मिला, ऐसा कहाँ से लाए कि तुम सा करे जिससे, ऐसा कहाँ से लाए जो तुम सा करे जिससे। इस अवसर पर मैंने फैजान भाई के निस्वार्थ कार्यों को सलाम करता हूं और भिवंडी सेवा समिति का शुक्रिया करता हूं कि जो आज फैजान भाई को हम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजित करते हैं। जय महाराष्ट्र। ये थे विनोद मालते साहब, अपने ख़यालात का इजहार कर रहे थे। आज हम इकट्ठा हुए हैं फैज़ान अहमद आज़मी साहब की खिदमत का एतराफ़ करने, उनकी सेवाओं को मान्यता देने के लिए, मान्य करने के लिए। उनकी खिदमत में भिवंडी सेवा समिति की जानिब से उनकी खिदमत के एतराफ़ में तोहफ़े पेश किए जाएंगे और उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। मैं समिति के कन्वेनर जलाल अंसारी साहब से दरख्वास्त करता हूं कि सबसे पहले वो उनकी खिदमत में शॉल पेश करें, तशरीफ़ लाएं। हाँ, फैज़ान अहमद आज़मी साहब की खिदमत के एतराफ़ में अभी पहले ही शॉल दे दो। फिर तमाम लोगों से विनती है कि खड़े होकर फैज़ान अहमद आज़मी साहब की खिदमत का एतराफ़ करें ज़ोरदार तालियों के साथ। ये वो शख्स है जिसने अपनी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी पावरलूम उद्योग और लोगों के सम्मान के लिए ख़त्म कर दी है। आज की सभा के अध्यक्ष माननीय श्री प्रताप राव होगाड़े साहब की दस्ते मुबारक से उनकी खिदमत में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पेश किया जाता है। मेमेंटो ले लें। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उनकी खिदमत के एतराफ़ में पेश किया जा रहा है माननीय श्री प्रताप राव होगाड़े साहब के दस्ते मुबारक से। आज की इस महफ़िल में सिपाहनामा जो सीनियर अदबी शख्सियत मलिक अहमद मोमिन साहब ने तहरीर किया है, वो सिपाहनामा भी प्रताप राव होगाड़े साहब के हाथों फैज़ान अहमद आज़मी साहब की खिदमत में पेश किया जा रहा है। तमाम लोग, ये फैज़ान अहमद आज़मी साहब की 50 साला खिदमत का एतराफ़ है। उन्हें उनकी खिदमत के बदले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भिवंडी सेवा समिति की जानिब से और भिवंडी सेवा समिति की जानिब से सिपाहनामा जो मलिक अहमद मोमिन साहब ने तहरीर किया है पेश किया जा रहा है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला फैज़ान साहब का साया हमारे सरों पर तादेर कायम रखे, उन्हें सेहत व तंदुरुस्ती से नवाजें। तमाम लोग, समिति के तमाम लोग स्टेज पर तशरीफ़ ला चुके हैं एक ग्रुप फ़ोटो के लिए। हम तमाम लोग मुबारकबाद पेश करते हैं। अब सभी लोगों से दरख्वास्त है कि अपनी अपनी नशिस्तों पे, नहीं बाद में
हाँ, यहाँ हमारे पास बहुत सारे लोगों ने अपने नाम लिखाए हैं तहफ़ पेश करने के लिए। उन्हें भी मौका दिया जाएगा, उन्हें भी मौका दिया जाएगा। आप बैठिए, मैं करता हूँ। आप बैठिए ना, उन्हें मौका दिया जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल तमाम लोग अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ़ रखें, इत्मीनान रखें। हर किसी को मौका दिया जाएगा। तमाम लोग अपनी अपनी जगहों पे बैठ जाएं। आप सब लोगों को प्रार्थना है, अपने अपनी जगह पे बैठ जाए। फैज़ान भाई का स्पीच होने के बाद में वो नाम अनाउंस करेंगे जी, उस वक्त आप लोगों को अपने तरफ से जो देना है वो देना है। अभी मत आइए प्लीज़। सब लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने फैज़ान साहब के लिए तोहफ़ा यहाँ लाया हुआ है उन तमाम लोगों को मौका दिया जाएगा। लेकिन फैज़ान भाई की तकरीर के बाद वो मौका मिलेगा। तमाम लोगों की लिस्ट हमारे पास मौजूद है। जिन्होंने अपना नाम दर्ज नहीं कराया है वो एडवोकेट सलीम यूसुफ शेख के पास करा दें। भिवंडी सोशल सोसाइटी की जानिब से हनीफ रमज़ान साहब ने एक तोहफ़ा बहुत दरख्वास्त की थी कि मेमेंट ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये क्या है, ये कोई फरमान की तरह लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बरोज़ जुमा फिरंगी तारीख़ 30 दिसंबर 2021 और कमरी तारीख़ 2 रबीउल आखिर 1443 हिजरी, ये ऐलान किया जाता है कि महाराष्ट्र के कदावर रहनुमा, महाराष्ट्र स्टेट पावरलूम फेडरेशन के सरबराह आली जाह अलहाज फैज़ान अहमद आज़मी मद्दज़िल्लाहुल आली की मिली तालीमी, समाजी और सियासी खिदमात के एतराफ़ में खुसूसी तौर पर अहलियान भिवंडी और रियासत महाराष्ट्र के आवाम की जानिब से बतवस्सुत भिवंडी सोशल सोसाइटी उन्हें भिवंडी सम्राट का खिताब मीर महफिल प्रताप राव होगाड़े साहब के दस्ते मुबारक से पेश किया जाता है। भिवंडी सम्राट का खिताब भिवंडी सोशल सोसाइटी ने फैज़ान साहब की खिदमत में पेश किया है। प्रताप राव होगाड़े साहब ये खिताब, भिवंडी सम्राट का खिताब फैज़ान आज़मी साहब की खिदमत में पेश कर रहे हैं। इसके साथ ही भिवंडी सम्राट माननीय श्री फैज़ान अहमद आज़मी साहब की ताजपोशी आज के सभा के अध्यक्ष माननीय श्री प्रताप राव होगाड़े साहब के कर कमलों से उनकी ताजपोशी की जा रही है भिवंडी सम्राट की। मैं चाहूँगा ज़ोरदार तालियों से इस अवसर को कामयाब बना दीजिए। फैज़ान अहमद आज़मी साहब की ताजपोशी माननीय श्री प्रताप राव होगाड़े साहब के दस्ते मुबारक से हो रही है। भिवंडी सम्राट फैज़ान अहमद आज़मी साहब की ताजपोशी प्रताप होगाड़े साहब ने की। बहुत ही खुशी का मकाम है हमारे शहर भिवंडी के लिए। अब इसके बाद जो लोग तोहफ़े लाए हैं, जो लोग फूल हार लाए हैं, उनको ज़रूर मौका मिलेगा। सबके नामों की फहरिस्त लिस्ट बनी हुई है। जो लोग नाम नहीं लिखाए हैं वो एडवोकेट सलीम साहब के पास अपना नाम लिखा दें। अब मैं इसके बाद एक और छोटा सा काम है और वो ये है कि भिवंडी से छपने वाले रोज़नामा हालात के मुदीर एम अबू बकर साहब ने इस मौके पर एक खुसूसी शुमारा शाये किया है और उस खुसूसी शुमारे का इजरा यहाँ हमारे तमाम मेहमानान के हाथों, खुसूसी तौर पर आज की सभा के अध्यक्ष माननीय श्री प्रताप राव होगाड़े साहब के हाथों किया जाएगा। ये खुसूसी शुमारा प्रताप होगाड़े साहब के हाथों इसका अनावरण होगा, इसका रिलीज़ होगा। फैज़ान आज़मी साहब की शख्सियत और उनकी खिदमात का ज़िक्र इस खुसूसी शुमारे में एम अबू बकर साहब ने किया है। उसका इजरा यहाँ तमाम मेहमानों की मौजूदगी में
सभा के अध्यक्ष माननीय श्री प्रतापराव होगाड़े साहब के दस्ते मुबारक से किया जा रहा है। ज़ोरदार तालियां इस मौके पर एक पेश कीजिए। अबू बकर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, हम मुबारकबाद पेश करते हैं। उन्होंने अपना भिवंडी के मकामी अखबार होने का हक अदा कर दिया। ये इजरा रोज़नामा हालात का हयात और कारनामे, नई नस्ल के नाम एक पैगाम, पावरलूम सनत का मसीहा फैज़ान अहमद आज़मी, इस उन्वान से ये शुमारा शाये हुआ है, उसका इजरा यहाँ किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अबू भाई। अब इसके बाद मैं मोहतरम फैज़ान अहमद आज़मी साहब को ज़हमत दूंगा कि वो माइक पे तशरीफ़ लाएं और अपने ख़यालात का, अपने जज्बात का इजहार करें। डाइस पर आवाज़ आ रही है ना? ऐसा डाइस पर बैठे हुए मेरे तमाम मुअज़्ज़िज़ शख्सियात, आए हुए तमाम हजरात, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी यासीन साहब ने कहा, डॉक्टर असरार साहब ने कहा और कई लोगों ने ये बात कही कि फैज़ान आज़मी साहब की उम्र दराज हो। मैं एक बात कहूँ कि अगर किसी से दुश्मनी हो या कोई और किसी की ये हो, मजबूरी हो, तो उसको गाली मत दो, मारो मत, कुछ मत कहो, उम्र दराजी की दुआ करो। तो जितनी उम्र बढ़ेगी, कहीं उसका हाथ जवाब देगा, कहीं नाक जवाब देगी, कहीं पाँव जवाब देगा, यानी टोटल जितनी सज़ा दुनिया मिल जाएगी। बहरहाल मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ासकर इस प्रोग्राम को जिन्होंने बनाया है, जलाल साहब, यासीन वकील साहब, जलील अंसारी साहब, इन सब लोग का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बल्कि अगर ये कहूँ तो कोई गलत बात नहीं होगी कि जो चीज़ आज तक मैं छुपाता था, पेपरों में नहीं देता था, वो आज आप लोगों के सामने खुद लोगों ने बयान कर दिया है। मैं अपनी लाइफ में कभी मैंने यह नहीं सोचा मैं लोगों की वाहवाही हासिल करूं, पेपरों में अपना नाम दूं। आज तक मैंने कभी ये सोचा नहीं था और मैं कम से कम ये सोचता था कि मैं जो भी काम कर रहा हूं वो अल्लाह ताला ने मुझको जो ही ये दिया है, ताकत दिया है, उसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। बंदों की खिदमत करना अल्लाह ताला का हुक्म है जिसको मैं बजा लाता हूँ। बहुत सारी बातें यहाँ पर हुई, काम का तो इतना है कि मैं अभी ये कहूँ, मैं अगर बताता चलूँ तो शायद मेरे कामों की पूरी रात ज़रूरत पड़ेगी और ख़त्म नहीं होगा। कुछ काम ऐसे हैं जो हमारे दोस्तों ने बताया है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जैसे इसी रईस हाई स्कूल का मसला है, वीवर्स हाई स्कूल का मसला है, कॉलेज का मसला है। इस मसले पर एक ऐसा काम हुआ था कि तमाम बच्चों का एसएससी का रिज़ल्ट रुक गया था। बहुत लोगों ने कोशिश किया लेकिन कुछ काम बना नहीं और लोग वापस आ गए। 8 दिन बाकी था तो मेरे पास
अनीस बाउद्दीन मौला ये टीचर और कई लोग आए, फैजान साहब ऐसी ऐसी मुसीबत है और अगर ये रिज़ल्ट नहीं मिला तो बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। अक्सर मेरे दोस्त सलाम नोमानी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, अशफाक खान मलेशिया साइजिंग वाले और शौकत खान, रतीलाल भाई, ये सब लोग मेरे साथ में हमेशा रहा करते थे। इनको मैंने लिया, सलाम नोमानी को और अशफाक खान को, और सीधा ले करके बोर्ड पर पहुंचा, एजुकेशन बोर्ड के पास। वहाँ गया तो मालूम पड़ा कि बच्चों ने नकल किया है और एक ही एक पर्चा जो है वो पूरे बच्चों ने वही सवाल का जवाब लिखा है और वो चेयरमैन मुलाकात किसी को नहीं दे रहे हैं। मैं हैरान क्या करूं। अभी मैंने लेटर लिखा कि अगर 28 तारीख को आपने ये अनाउंसमेंट नहीं किया तो मैं भूख हड़ताल पर यहाँ बैठूँगा। और वो लेटर लेके हम लोग गए, वहाँ पहुँचे तो हमारे सलाम नोमानी साहब का ज़रा जहन बहुत आगे है, याददाश्त उनकी बहुत अच्छी रहती है। वो चेयरमैन का नाम जब देखे उन्होंने तो कहा, फैजान भाई ये चेयरमैन कौन है तुम देख रहे हो? अरे मैंने देखा भाई ये तो अपने आदमी हैं। वो प्यून किसी हालत में हमको जाने नहीं दे रहा था, उसको 100 रुपये की नोट दिया कि हमको अंदर जाने दे। बहरहाल हमको 2 आदमी का परमिशन दिया, लेकिन हम लोग 5 आदमी अंदर गए। चेयरमैन इतना खपा था जिसकी हद नहीं। लेकिन मैंने चेयरमैन से जब आर्गूमेंट किया, मैंने कहा साहब सबसे बड़ी बात यह कि मैं तो आपके पास लेटर लेके आया हूँ, अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं भूख हड़ताल पर बैठूँगा। मेरा तो बहुत चर्चा होगा, टीवी पर आएगा, पेपरों में आएगा, मेरा बहुत चर्चा होगा, लेकिन बदनामी आपकी होगी। पेपर जो आउट हुआ, पेपर किसकी कस्टडी में रहता आप हमको ये बताओ। तो चेयरमैन एकदम खामोश। मैंने कहा आपकी कस्टडी में रहता है ना, इसका मतलब आउट हुआ तो आपकी कस्टडी से आउट हुआ है। गुनाहगार साहब आप हैं, मेहरबानी करके पर्चा सब आउट कर दो, हमको बैठने की जहमत मत दो। उसने वादा किया, हम लोग 20 को गए थे, उसने वादा किया 23 तारीख को मैं टोटल पेपर आउट कर देता हूँ रिजल्ट, और 30 तारीख को बराबर पूरा रिजल्ट निकला। मैंने ये बात कई लोगों ने कहा कि आप पेपर में दो, लेकिन बच्चों की लाइफ का सवाल था, उस स्कूल के जिम्मेदारों का सवाल था, उनकी बदनामी का सवाल था। मैंने आज तक किसी को नहीं कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन ये हुआ है, बहुत सारे लोग गवाह हैं। ऐसे कामों की एक बड़ी बड़ी फहरिस्त है जिसको मैं बैकपूर्वक बता नहीं सकता। बहुत सारी बातें ऐसी हैं पावरलूम के ताल्लुक से जो बताई गई हैं, और आज भी हमारे पावरलूम का हमारे सर पर एक बहुत बड़ा बोझ आने वाला है, जीएसटी का। वाले साहब, जीएसटी का बहुत बड़ा बोझ आने वाला है। अब कुछ लोगों की नज़र मुझ पर पड़ी है कि इसके बारे में आप क्या करोगे। मैं आप लोगों से बड़े अदब के साथ कहूँगा कि किसी को काम करने के लिए, गवर्नमेंट से किसी मामलात को मनवाने के लिए बड़ी जद्दोजहद की ज़रूरत पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है। अगर आप लोग भिवंडी शहर के लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हैं तो मैं आज इस उम्र में ये बात का वादा करता हूँ कि जीएसटी कभी पावरलूम पर लगने नहीं दूंगा। हमारे साथी प्रताप राव गड़े साहब, ये हमारे हमेशा हम इनके साथ में रहते हैं। अभी एक छोटा सा मामला बताता हूँ कि बिजली बिल ये पर यूनिट फीस करने का था, यूनिट उसका फीस करने का था। वाले साहब से मैंने कहा कि एनडी पाटिल साहब की हमारी मुलाकात करा दो। उसकी मुलाकात हुई। मैंने कहा पाटिल साहब, पावरलूम और शेतकरी
दोनों एक ही छोटे बड़े भाई हैं। हम दोनों साथ में रहना चाहते हैं। ऐसा प्रॉब्लम है, उसके लिए हम लोग 17 दिन मेन गेट पर बैठे और 17वें दिन उघाड़े साहब आपको याद होएगा कि 5 बजा था। मेन गेट पर क्या हालत होती मंत्रालय की आप लोग को मालूम होगा, कोई गया होगा तो। वहाँ से खबर आई कि मैं ये क्या उसको बोलते हैं, हाँ, कैबिनेट उठ गई, तुम्हारा नाम तक नहीं आया। उघाड़े साहब उठे, इन्होंने कहा फैजान भाई तुम पकड़ो माइक अभी। मैंने माइक पकड़ा, मैंने कहा सीएम साहब मेरी आवाज़ आप तक पहुंचती होगी, और नहीं तो यहाँ के पुलिस वाले आपके कारिंदे आप तक पहुंचाएंगे। आप एक अच्छी तरह से बात सुन लो कि महात्मा गांधी ने कहा था रोटी कपड़ा और मकान। रोटी नहीं मिलेगी 3 आदमी भूखा 3 दिन रह सकता है, 4 दिन। मकान नहीं मिलेगा तो किसी छत के आगे बैठ के अपना दिन गुजार सकता है, लेकिन साहब कपड़ा नहीं मिलेगा तो आप नंगे हो जाओगे। और मैं यहाँ कहता हूँ, ऐलान करता हूँ कि आप अपने ऑफिस से नंगे होकर यहाँ तक आ जाओ, हम अपना धरना खत्म कर देते हैं। और अगर आपने आधा घंटा में कैबिनेट नहीं चालू किया, ये गेट तोड़कर हम की कुर्सी पारा कर बैठ जाएंगे। इतना कहना क्या कि पुलिस की गाड़ियाँ कम से कम 2500 गाड़ियाँ लग गई। उघाड़े साहब इन लोगों ने कहा फैजान भाई ने आग लगा दिया, लेकिन आधे घंटे के बाद दोबारा कैबिनेट चालू हुई। रत्तीलाल सुमरिया वगैरह हम लोग सब मौजूद थे, सब लोग। आधा घंटे के बाद कैबिनेट चालू हुई और जो हमारा डिमांड था वो डिमांड पूरा हो गया। इसको संघर्ष कहते हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात आपको बताऊं कि 400 आदमी वहीं भूख हड़ताल में बैठे थे गेट पर। उसमें हमारे पावर लूम वाले कितने थे मालूम है? 16 या 17 आदमी थे। ऐसे एक वाकया था कि पावर लूम और शेतकरी दोनों मिल करके एक बहुत बड़ा जुलूस निकाले। 1.5 से 2 लाख लोगों का जुलूस था। हम लोग जब उघाड़े साहब, एनडी पाटिल साहब, मैं 5 आदमी को परमिशन दिया कि सीएम साहब मिल सकते हो, हम लोग गए वहाँ पर, तो सीएम साहब का आने में 2-4 मिनट बाकी था। एनडी पाटिल, उघाड़े साहब याद है आपको बात? एनडी पाटिल साहब ने आया, बैठे और उन्होंने पूछा फैजान साहब आपके पावर लूम वाले कितने लोग यहाँ पर थे? मैं हैरत पड़ गया, मैं इनको जवाब क्या दूँ। मैंने कहा साहब 50-60 लोग थे। ऐसा? खिचड़ी हम पकाएं खाओ तुम, यही उनका अल्फाज था। मैंने कहा साहब ऐसा नहीं है कि हम लोग भी अपना खर्चा करते हैं, जलसा जुलूस करते हैं, खर्चा करते हैं, हम लोग भी दौड़ भाग करते हैं। बोले खर्चा कर तो? मैंने कहा हाँ। बोले एक काम करो, उघाड़े साहब ये बात आपको अच्छी तरह से याद होगी, हाँ, एक काम करो, तुम्हारे भिवंडी की कीमत बोलो, मैं आधा करूँगा। आप क्या समझते हो हमको? खर्चे की तुम बात करते हो। बहरहाल उनको हमने ठंडा किया, जैसा वैसा सीएम साहब आए, बातचीत हुई, सब कुछ हुआ, जो हमारा डिमांड था वो पूरा किया गया। कहने की बात सिर्फ ये है कि संघर्ष करोगे तो सब तुम्हारी डिमांड, तुम्हारी मांगें सब पूरी होंगी। भिवंडी की मैं शिकायत तो नहीं करता, अपने ही सब लोग हैं, लेकिन एक कहावत है कि जलसा जुलूस में आने से लोग इनकार करते हैं। अबे वो का जवान होइए, उन मोहरा होइए, कहाँ जाएगी ज़रूरत? जलसा जुलूस में हम लोग 10-20 आदमी, 50 आदमी जाते हैं। सैंडविच का जो मामला आया उस वक्त निसार मास्टर, मैं, हम लोगों ने अरेंज किया एक जुलूस की शक्ल यहाँ पर ले करके प्रांत ऑफिस में जाया जाए। एप्लीकेशन दिया, वहाँ जाने के बाद
कमिश्नर ने पूछा कितने लोग तुम्हारे रहेंगे जुलूस में, तो मैंने कहा साहब कम से कम 500 आदमी। निसार ने कहा नहीं 1000 आदमी ज़्यादा रहेंगे। ठीक है साहब 1000 पकड़ के चलो। जुलूस हम लोगों का आया, अल्लाह जाने कि कहाँ से पब्लिक आई। 500-500 का ग्रुप, 1000-1000 का ग्रुप आ रहा है। चलो कल्याण, चलो कल्याण, सबको लाउड स्पीकर के ऐलान कर रहे हैं भैया मत जाओ मत जाओ मत जाओ, मगर कोई मानता नहीं था। साहब गए, आखिरकार में हुआ क्या नतीजा कि हाईवे पर तक पहुंचे, वहाँ लाठीचार्ज हुआ और फायरिंग हुई। कुछ घायल हुए, कुछ क्या हुई वो जाने दो, लफड़ा अलग, लेकिन वो 2003 की बात है। आज तक निसार मास्टर और मेरे ऊपर केस चल रहा है। कोई आज तक पूछने को नहीं आया फैजान भाई क्या हुआ है। ये हमारे शहर की बड़ी बदकिस्मती है। काम करने वाले को कम से कम सराहना करना चाहिए और उसके कामों की तारीफ करना चाहिए, और उसके किसी भी काम को गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। सियासी लोग, पहले ही जलाल साहब आए, उन्होंने कहा कि फैजान भाई ये हम प्रोग्राम करा रहे हैं मगर कोई तुम्हारा सियासी आदमी नहीं चाहिए और तुम इंटरफेयर नहीं करना। मैंने कहा बिल्कुल तुम्हारी बात मान लिया मैंने, क्योंकि इस शहर में जितने भी सियासी लोग हैं वो एक दूसरे की टांग खींचना चाहते हैं। अच्छा काम करने को जाओ तो टांग खींचना चाहते हैं। ऐसे एक वाक़या छोटा सा दिल्ली का है, सैनवेट का। वहाँ पर ऑल इंडिया कमेटी बनी पावर लूम की, उसमें वो वाइस प्रेसिडेंट में था, और किसी ने ऐलान कर दिया इस भोंडी के आदमी ने कि सैंडविच ख़त्म हो गया, नहीं ये है ना वो है, सब ऐलान कर दिया। फिर टीवी पे आने लगा, फ़ौरन मीटिंग बुलाई गई। 200-250 आदमी पूरे इंडिया के लोग थे, लाइन से ऐसा बैठे थे जैसे मेरा वहाँ में जाना हुआ। उसमें रत्तीलाल भाई ये लोग भी साथ में थे, विनोद भाई भी साथ में थे। तो लोगों ने कहा आओ आओ भिवंडी वाले आओ। और अगर ये कहूँ कि कुछ अनपार्लियामेंट्री वर्ड भी वापरा गया, मैं जाके हाथ जोड़ के खड़ा होकर भाई क्या बात है। कहने लगे आपके गांव वालों ने ऐलान कर दिया है। गलत ऐलान किया नहीं, ये वो सब दुनिया भर का पकने लगे। मैंने भाई ठीक है, आप लोग पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ पर आए हुए हो ना, आप लोग हमको ये बताओ कि आपके शहर में लीडर कितने हो गए। कहीं 100 हो गए, कहीं 200 हो गए, कहीं 400 हो गए, 500,000 लीडर हो गए। हमारा भिवंडी शहर 15 लाख की आबादी का शहर है, इसमें 15,01,001 लीडर हैं। अब किसने क्या एक्सेप्ट किया हमको मालूम नहीं। तो सब लोग हंसने लगे। खैर वो बात हो गई, मीटिंग वगैरह हुई। उसके बाद सैंडविच के बारे में ये भी बताएगा भी। मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए फिर आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ, और अपने उन दोस्तों को बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे सलाम नोमानी साहब हैं, हमारे मरहूम अशफाक खान साहब हैं, उनके लड़के कलीम साहब हैं, शौकत खान हैं, इन सब लोगों का, रतीलाल सुमरिया हैं, चंदू भाई हैं, ये लोगों ने हमेशा हमारा साथ दिया है। और इनके हमारा जहाँ भी काम पड़ा इन लोगों ने हमारा काम किया है। मैं कौन सा ऐसा काम है जो नहीं कर सका हूँ आज, मेरी नज़र में ऐसा कोई काम नहीं है। लेकिन एक बात आप लोगों को जाते जाते कह देता हूँ, मैंने जो कुछ भी किया शरद पवार साहब का आशीर्वाद था। हर डिपार्टमेंट को ये मालूम था कि ये शरद पवार का आदमी है। महाराष्ट्र में क्या बाहर मेरा कोई काम आज तक रुका नहीं, और ऊपर वाला चाहेगा तो कल भी नहीं रुकेगा। शरद पवार साहब की ऐसी शख्सियत है जिसके बारे में कुछ मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना कहूँगा कि 1990 में जो इलेक्शन हुआ था जिसमें नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर के लिए चुने गए थे, शरद पवार साहब का 1 नंबर था उसमें।
एक नंबर पर शरद पवार साहब थे, प्राइम मिनिस्टर शरद पवार होंगे। हम लोग भी वहाँ महाराष्ट्र सदन में आरसी पटेल साहब, हम लोग सब लोग बैठे थे। सुबह जब हुई तो मीटिंग में शरद पवार साहब जब निकलने लगे तो 400-500 लोग लाइन में खड़े थे मुबारकबाद देने के लिए। हम भी घुस गए उसी में, मुबारकबाद दिए, बाहर निकला। वो दुर्लभ साहब, मैंने बोला साहब का चेहरा मुझको बरोबर नहीं दिख रहा है। अरे बोले भाईजान तुम्हारा ऐसे ही दिमाग काम कर रहा है। लेकिन उसके बाद 1 घंटे के बाद शरद पवार साहब ने उनको अपना लीडर तस्लीम कर लिया। वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद देश की क्या हालत हुई और कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं इसके पीछे नहीं जाता, क्योंकि सियासी बातें करना आज के इस जलसे मैं नहीं बेहतर समझता। लेकिन एक बात फिर मैं आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। हम सब के रहनुमा फैज़ान अहमद आज़मी साहब ने अपने ख़यालात और जज्बात का इज़हार किया। अभी जिस पर्चे का इजरा यहाँ हालात का हुआ है, प्रोग्राम के इख्तिताम पर वो पर्चा बाहर उस पर दस्तयाब रहेगा हर किसी को। मैं ज़हमत दूंगा आज की इस सभा के अध्यक्ष, महाराष्ट्र वीज ग्राहक संगठन के अध्यक्ष, अंग्रेज़ी अखबार वाले इन्हें एनर्जी एक्सपर्ट और मराठी अखबार वाले वीज तज्ञ के नाम से जानते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं महाराष्ट्र के लोग। मैं बड़े अदब, बड़े आदर के साथ उन्हें आवाज़ दूंगा कि वो माइक पे तशरीफ़ लाए। बहुत सारे लोगों ने बातें की है और सब ने के मामले में या पावर के मामले में जो इशू है और जो सुलगते हुए इशू है, जिन पर सबकी नज़र जानी चाहिए, वो मैं आपको आखिर में 2-3 मिनट में बताऊंगा कि कुछ उनके बारे में जानना, बोलना और काम करना ज़रूरी है। और फैज़ान भाई, तुम्हारा हमारा यही काम है, जब तक है तब तक करते रहेंगे। देखिए, 2000 से 2021 पिछले 21 साल से भिवंडी बोले तो हम बोलते हैं कि फैज़ान भाई। 2000 से पहले भी मैं भिवंडी के संपर्क में था, 1990 से लेकर 2000 तक। उस वक्त परशुराम टावरे साहब आमदार थे। मैं उस वक्त बोलता था कि भिवंडी बोले तो परशुराम टावरे, क्योंकि उस वक्त टावरे साहब से ही संबंध थे और जनता दल के काम से मैं आता रहता था। कमीशन हो गया, उसके बाद में जो बिजली के और पावर लूम के जो भी मामले आए, निहाल भैया में बोलते थे पावर और पावर लूम, ये 2 मुद्दों पे आप लोग काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। निहाल भाई को तो आप जानते हैं, मालेगांव के एमएलए रह चुके हैं 7 बार। फिर मैं सभी तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन 1999 में गोपीनाथ मुंडे ने डिक्लेयर किया 125 रुपये रेट। फैज़ान भाई थे, आप लोग थे। 2003 में सैनवैट के खिलाफ 25 दिन का बंद करना पड़ा, आप थे, फैज़ान भाई थे, हम भी थे। हम तो दिल्ली में बैठे थे 15-20 दिन के लिए। 2006 में जो खुद फैज़ान भाई ने बताया, मंत्रालय के सामने 11 दिन का धरना दिया। एनडी पाटिल साहब थे, हम सब थे। और एक बात बताना सब लोग भूल गए, 2012 में जो बिजली के दाम बढ़े, अगस्त 2012 में 25% दाम बढ़े, तो उसके बाद सितंबर 13 से लेकर नवंबर 13 तक बहुत बड़ा आंदोलन आप सब लोगों ने, सब पावर लूम सेंटर ने और सब इंडस्ट्री ने किया। उसकी वजह से गवर्नमेंट को नारायण राणे कमेटी करनी पड़ी और उस गवर्नमेंट ने हर महीना 706 करोड़ का रुपए एक्स्ट्रा अनुदान दिया कि किसी का भी रेट न बढ़े।
ऐसी बहुत सारी बातें हम बता सकते हैं, लेकिन इन सब बातों के लिए इतना टाइम भी नहीं है। फैज़ान भाई ने जो काम किया है वो आप सब लोगों ने, आप तो मुझसे भी ज़्यादा जानते हैं, मैं 21 साल से जानता हूँ, आप 50 साल से उनके साथ हैं। तो मैं जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उनको दिया गया, सही अवार्ड दिया गया, सही काम के लिए सही आदमी को सही अवार्ड। एक वाक्य में अगर बोलना है तो सही काम के लिए सही आदमी को सही अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। भिवंडी सम्राट का एक दिया गया तोहफा, और हालात न्यूज़ का एक स्पेशल इशू निकाला गया, वह हालात न्यूज़ का। तो बहुत अच्छा है, और इतना भी कम है, और भी कुछ कर सकते हैं तो आगे भी करेंगे। और मुझे पक्का मालूम है कि हम भी करेंगे और फैज़ान भाई भी करेंगे जब, क्योंकि 21 साल में हम एक दूसरे को देख रहे हैं। जो फैज़ान भाई के बारे में आपने यहाँ पे डिस्कशन किया, मेरे बारे में भी वही डिस्कशन होता है। सिर्फ फर्क एक है, मैं ज़िंदगी में जन्म से लेके आज तक एक ही पार्टी में हूँ। 1974 में आनी बानी के खिलाफ मैंने आंदोलन किया, जेल में गया, मिसा में था 16 महीना, बाहर निकला तो जनता पार्टी में था, आज भी जनता दल में ही हूँ। जनता नाम बदलता गया, मैं वहीं पे हूँ। उतना एक फ़र्क है, बाकी पावर के लिए, पावरलूम के लिए और गरीब के लिए काम करना, वो भी वही करते हैं, हम भी वही करते हैं। वैसे बोले तो वो हमारे लिए आज बहुत सारी जो बातें बताई, उससे मेरे को और कुछ प्रेरणा भी मिल गई और उत्साह भी मिल गया। सब लोगों का नाम लेने में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन सिर्फ कम से कम नाम तो लेने चाहिए। हर एक की बात पे बोलना तो मुश्किल है। एडवोकेट यासिन मोमिन, जलीस आज़मी, जयेंद्र सावला जी, कॉमरेड असरार अंसारी, डॉक्टर मंजूर आयूबी, डॉक्टर असरार अहमद अंसारी, अब्दुल अजीज़ मुकादम, विनोद मालदे और पावरलूम संगठन के तिरुपति सिरुपुरम, चंदूलाल सुमेरिया जी, इन सब लोगों ने अपने अपने विचार रखे, सही ढंग से रखे, अच्छे ढंग से रखे, और सब ने टाइम का इम्पोर्टेंस समझ के कम समय में अपनी बात की और अच्छे ढंग से उन्होंने सब बातें बताई। अब जो मुझे बात शुरू में मैंने कहा कि लास्ट में कुछ अनाउंसमेंट अपने को करना पड़ेगा, तो फैज़ान भाई इस अनाउंसमेंट के लिए आप भी ना नहीं बोलेंगे, मैं जानता हूँ। ये भिवंडी सेवा समिति के लोग भी ना नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये अपने सबके काम का मसला है, बिजनेस का मसला है। क्यों भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं ना किसी को। मैं दो ही बातें आपको बताना चाहता हूँ। असल में बात तो एक ही है, लेकिन पावरलूम के बारे में दो मांगे। हम एक मीटिंग हुई थी विटा में, उसमें हम पावरलूम के बारे में दो मांगे तय कर चुके हैं, और वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसके लिए आपको, हमको, मालेगांव को, सबको मिलके आगे का काम करना है। और मुझे मालूम है कि आप में से कोई भी ना नहीं बोल सकता। एक तो जीएसटी 5% का 12% किया गया है, तो ये जीएसटी सब जगह पे, पहले कुछ जगह पे 5, कुछ जगह पे 12 था, अब सब 12 कर दिया है। हमारी और अपनी मांग ये है कि हर जगह पे ये 5% हो, बराबर है? एवरीथिंग इज करेक्ट। और दूसरी बात यह है, यार्न प्राइस पे कंट्रोल करे तो ही पावरलूम जिएगा, नहीं तो पावरलूम जिएगा नहीं, बचेगा नहीं। आज पावरलूम मर रहा है तेजी मंदी के हिसाब से। ऑटोलूम पे, एयरजेट पे, रैपियर पे पावरलूम के शॉट निकल रहे हैं।
और पावरलूम वाला बंद पड़ रहा है, जो बहुत ख़राब सिचुएशन। हमारे यहाँ तो इचलकरंजी में सब एयरजेट पे पावरलूम की क्वालिटी निकलती है। तो यार्न प्राइस में कंट्रोल होना चाहिए और पावरलूम के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। ये उसके बारे में मांगे हैं। पीयूष गोयल से मिलने के लिए टाइम लेना है, बात करनी है और उसके लिए जो आगे ज़रूरी है वो करना है। दूसरी बात, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया, स्टेट के बारे में भी एक है। अपने स्टेट के टेक्सटाइल मिनिस्टर अपने को मिलते ही नहीं। असलम शेख साहब, आपको कभी मिले होंगे तो बोलिए, हमें तो कभी मिले ही नहीं। एमएलए गए, एमपी गए, सब लोगों ने बात की, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन का मामला कुछ हल नहीं हुआ। पावरलूम रजिस्ट्रेशन का मालूम हो गया ना, 27 HP के नीचे, 27 HP के ऊपर, और जो 27 HP के ऊपर वाले एप्लीकेशन कर रहे हैं वो वापस आ रहा है। 27 HP के नीचे वाले का कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन करोगे? पूरे महाराष्ट्र में 75,000 कंज्यूमर है, 75,000, और वो पिछले 32 साल से सब्सिडी ले रहे हैं। तो पिछले 32 साल से जो सब्सिडी ले रहा है उसका क्या संबंध है नई पॉलिसी से? आपके पास है सब, उसका रजिस्ट्रेशन ख़त्म कर दो। आप ज़रूरी है तो आके देखो। तो ये करना है अपने को। और जो बाकी है टेक्सटाइल का, वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं नई पॉलिसी में, उसके बारे में अपनी कोई कंप्लेंट नहीं है। तो ये दो बातें करने का फैसला हम सब मिलके करेंगे और आप सब उसमें शामिल रहेंगे ना? थैंक यू एवरीबॉडी। देखिए फैज़ान भाई, आगे का काम लगा दिया आपको बैठने को फुर्सत नहीं देंगे। हम भी करेंगे ना, हम भी है ही आपके साथ, आप भी करेंगे और हम भी करेंगे। एक मुझे बहुत बात बोलनी थी कि आपने मुझे सदारत दे दी, मुझे खुशी है। फैज़ान भाई मुझसे वैसे तो उम्र में बड़े हैं, 80-81, मैं 70-71, 10 साल बड़े हैं। तो उनका गौरव करने का मुझे मौका मिला और वो मौका आप सब लोगों ने मिलके मुझे दिया। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ज़्यादा बातें न करते हुए फिर एक बार फैज़ान भाई को, तुम जियो हज़ारों साल, साल के दिन हो 50,000, ये तो नहीं बोल सकता क्योंकि साल के दिन 50,000 होते ही नहीं है और हज़ारों साल आदमी जीता ही नहीं। लेकिन एक बात हम कह सकते हैं, फैज़ान भाई शतायु शिवा, फैज़ान भाई कम से कम 100 साल जियो, इस दुआ के साथ, इस इच्छा के साथ, और आपके साथ हम भी रहे। और आपका जो सेंचुरी का जो अगला प्रोग्राम होगा 20 साल बाद, उसमें हम भी हाजिर रहेंगे। तो ये दुआ करते हुए, ये कामना करते हुए, ये इच्छा करते हुए मैं मेरा भाषण ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भीम। शुक्रिया। कई अहबाब अपनी जानिब से फैज़ान अहमद आज़मी साहब की खिदमत में मोहब्बतों का नजराना तोहफे पेश करना चाहते हैं, उन्हें मौका दिया जाता है। सबसे पहले इस वक्त इस मजलिस की जो सदारत फरमा रहे हैं प्रताप राव होगाड़े साहब, प्रताप राव होगाड़े साहब की जानिब से फैज़ान अहमद आज़मी साहब की खिदमत में तोहफ़ा गुल पेश किया जाता है। हाँ मैं बताता हूँ जी, मैं बोल रहा हूँ। इसके बाद भिवंडी वेलफेयर सोसाइटी मोमिन जमात खाना के जिम्मेदार, ये महाराष्ट्र वीज ग्राहक संगठन की तरफ से पूरे महाराष्ट्र के वीज ग्राहक की तरफ से मोमिन जमात खाना की जानिब से शॉल तुफैल अहमद जाकिर हुसैन मोमिन,
मेमेंटो शाफ अल्ताफ़ मोमिन और बूके सुभान सिकंदर अंसारी साहब पेश करेंगे। आइए। बज़्म याराने अदब की जानिब से बज़्म के सदर डॉक्टर शकील अख्तर अंसारी साहब, कोई जी जी बिल्कुल, सुभान सिकंदर साहब मेमेंटो पेश करते हुए बज़्म याराने अदब की जानिब से डॉक्टर शकील अख्तर अंसारी साहब, मालेगांव पावरलूम एक्शन कमेटी की जानिब से शाल और गुलदस्ता पेश किया था। क्या करूँगा, है ना। महाराष्ट्र स्टेट पावरलूम फेडरेशन के नायब सदर महबूब हुसैन खान साहब, श्री हलारी पावरलूम ओनर्स एंड वीवर्स एसोसिएशन और श्री हलारी विशा ओसवाल समाज की जानिब से ये अनाउंसमेंट जयेंद्र सावला साहब करेंगे। श्री हलारी पावरलूम ओनर्स एंड वीवर के अध्यक्ष चंदूभाई सुमरिया, साथ में एक्स प्रेसिडेंट रतिलाल सुमरिया, धीरूभाई गलैया, शरदराम सैजपाल, अनिल भाई, रमेश भाई, वेणीचंद भाई, जयसुख भाई, हालारी विशा ओसवाल समाज के प्रेसिडेंट मितेश मनसुखलाल डोडिया, हालारी समाज के मंत्री श्री भूपेंद्र भाई गुटका, सारे एक्स प्रेसिडेंट हालारी समाज के हितेश भगवान जी मारू, सबको विनंती करूंगा हालारी समाज के यहाँ पे जो भी पदाधिकारी है, कार्यकारिणी में है, सारे लोग यहाँ पे आ जाइए प्लीज। सबसे ज़्यादा गर्व का दिन हम हालारियों के लिए आज है, क्योंकि आज फैजान आजमी साहब का आज जो सम्मान होने जा रहा है और जो हालारी समाज को हमको जो मौका मिल रहा है इनका सम्मान करने का, वो हमारे लिए आज सुखद घड़ी है। हालारी समाज के सारे लोग आज सारे पदाधिकारी यहाँ पे 7 बजे से मौजूद है, शुरू से मौजूद है और हम गर्व अनुभवते हैं। आज हम फैजान आजमी साहब का सम्मानित करते हुए हालारी समाज और हालारी पावरलूम ओनर्स एंड व्यूअर एसोसिएशन की ओर से। आ जाइए, आ जाइए। उर्दू कबीला ऐलान किए थे जब, 1 मिनट रुके ना, बस ठीक है, बहुत अच्छा लगा तुम लोग को देख के। पहले हो जाएं भाई। श्री 1 मिनट, हलारी समाज और हलारी पावरलूम ओनर्स एसोसिएशन की जानिब से सत्कार किया जा रहा है। यकीनन इनके बाद सबको और भी मौका मिलेगा, है ना। आएंगे जरा सा इनको हो जाने दीजिए ना, रुकिए ज़रा सा, रुकिए, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ अभी। एक मिनट नहीं, 1 मिनट। मजूरी भीम पावरलूम ओनर्स एंड वीवर्स एसोसिएशन की जानिब से जनरल सेक्रेटरी तिरुपति सिरुपुरम, यूनुस फारूकी साहब की जानिब से भी तोहफा गुल पेश किया जाता है। हाँ अरे रुको ना सर, बिल्कुल ये हो जाने दो ना, ये 1 मिनट हो जाने दो।
अब आप इस्माइल बोबड़े साहब आप आ जाइए, अब आ रहा था आपका नाम, सब जल्दी में है। हाँ ठीक है, आप दीजिए। इमरान वली मोहम्मद खान की जानिब से तोहफा गुल। आप अपन आराम से एडवोकेट अब्दुल रशीद ताहिर मोमिन की जानिब से साबिक एमएलए सदर भिवंडी शहर कांग्रेस कमेटी की जानिब से शॉल और बुके। आप दे दीजिए, अब आप दे दीजिए। हजरत दरख्वास्त है कि ज़रा जल्दी करें और लोगों को भी मौका दें। जी शुक्र। समदिया कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद आरिफ अंसारी साहब की जानिब से तोहफा गुल। चलिए एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उर्दू कबीला फाउंडेशन की जानिब से शॉल अब्दुल जलील अंसारी साहब, मेमेंटो मुखलिस मधु साहब और बुके शायान। हजरात देरीना रफ़ीक सलाम नोमानी साहब भी आइए। बोलो ना, नहीं मेरे को नहीं मालूम था। एक मिनट पहले आइए। अरे मेरे को मालूम है, मोहतरम का नाम जो है ना मेरे छोटे भाई हैं। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस की जानिब से भी शकील अंसारी साहब तोहफा गुल पेश करते हुए। जी अशफाक अहमद साहब बॉम्बे से तशरीफ़ लाए हैं, वो भी तोहफा गुल देना चाहते हैं। आ जाइए आप आइए। राशिद साहब बॉम्बे। अलाउद्दीन खान साहब भी तोहफा गुल पेश करते हुए। अशफाक भाई, अब यही करना पड़ेगा।
शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आप तमाम हजरात का बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त इस तकरीब के लिए दिया। हम शुक्रिया अदा करते हैं प्रताप राव होगाड़े साहब का, जिन्होंने आज इस प्रोग्राम की सदारत की। जी, फैज़ान अहमद आज़मी साहब का शुक्रिया, और उन तमाम अहबाब का जिन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत की। हम आप सबके शुक्रगुज़ार हैं। मैं भिवंडी सेवा समिति के कन्वीनर जलाल अंसारी साहब और इस प्रोग्राम के सदर प्रताप राव होगाड़े साहब की हुक्म के मुताबिक इस आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। माइक रख लो, नहीं तो गया वहाँ पे सामने माइक बोल रहा